और स्वास्थ्य के नाम पर तो बहुत बड़ा मिंडी था, शून्य था। उसके घर में बीमारी आते ही वो ईश्वर के अलावा किसी को याद नहीं करता था। इसके बूते में ही नहीं था। थोड़ा बड़ा बुखार आ गया तो दवाई करा लेते हैं, मगर कैंसर, दिल का दौरा, लकवा मार जाना, इस प्रकार की गंभीर व्याधियों से जब वो परिवार के अंदर आपत्ति आती थी, वो अपने आप को असहाय महसूस करता था और आज़ादी के मायने कुछ नहीं रह जाते थे। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को तिल तिल मरते हुए जब देखती है ना, तब आज़ादी के कोई मायने नहीं रहते। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को तिल तिल मरते हुए अभाव के कारण देखता है, आज़ादी के कोई मायने नहीं रहते थे। घर में भूख भी थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देकर पहली बार एक लक्ष्य देश के सामने रखा कि देश में हर घर व्यक्ति के लिए घर की मैं सुनिश्चित करूं। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हुआ। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया। 14 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाकर धुआं मुक्त घर बनकर इसके स्वास्थ्य को सुधारने का काम किया है। हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमने दिसंबर 2022 के पहले सुनिश्चित कर लिया है। 5 लाख तक कोई भी बड़ी बीमारी हो, ना उसको दवाई का खर्चा करना है, ना उसको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा करना है। इस प्रकार की व्यवस्था शुरू करी और कोरोना के कपरे काल के अंदर भी 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 25 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाकर उसकी भूख से भी उसको बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसलिए सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी विकास जो सुशासन से लोगों की अपेक्षा थी, इसकी पूर्ति के लिए ढेर सारे काम किए। मैं बहुत कुछ गिना सकता हूं मगर समय की मर्यादा है। मगर मेरे कहने का ये मतलब है, देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो अपने आप को देश के विकास से काट कर बैठ गया था, आज वो सबके मन में नई उमंग है, नई आशा है। वो भी कुछ बनना चाहते हैं। अगर वो कुछ बनने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ेगा। देश के विकास के साथ इसने अपने आप को जोड़ा है, इसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है और हर योजना का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले योजनाएं आंकड़ों में हुआ करती थी, अब योजनाएं समस्या को समाप्ति की घोषणा के साथ बनती है। पहले तय होता था 50,000 घर बनाएंगे, अब सबको घर देना है। पहले तय होता था 1 लाख लोगों के घर में पीने का पानी पहुंचाएंगे, अब तय होता है सबके घर में पीने का पानी पहुंचाना है, सबके घर में शौचालय, सबके घर में बिजली, सबके घर में गैस। इस सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास का एक मॉडल प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है। मैं मानता हूं ये सुशासन का बहुत बड़ा परिचायक। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ढेर सारे काम करें। सबसे पहला काम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देश के 60 करोड़ लोगों को अपने सरकार ने बनाई हुई योजनाओं का पैसा लेने के लिए, चाहे दूर सुदूर कोई गांव में कोई विधवा बहन रहती हो, कोई वृद्धा रहती हो, कोई वृद्ध रहता हो, कोई दिव्यांग रहता हो, ये सबको अपना फायदा लेने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। आज धड़ल्ले से उसके बैंक अकाउंट में सीधा दिल्ली से पैसा पहुंचता है। 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है। मैं मानता हूं करप्शन पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात बहुत व्यवस्थित तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा ब्लैक मनी के लिए कई सारे कानून बनाए गए, बेनामी संपत्ति का कानून बनाया गया, आर्थिक अपराधियों के लिए कानून बनाए गए, सेल कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान उठाया गया और इंस्पेक्टर राज पर लगाम लाने का काम भी सुशासन के मंत्रों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके कारण आज 7 साल की सरकार के बाद भी हम लोग विश्वास के साथ जनता के सामने कहते हैं, एक ऐसी सरकार है जिसके 7 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भी कोई नहीं लगा सका। ये पारदर्शिता का बहुत बड़ा उदाहरण है। नीतियों को स्पेसिफिक बनाया, उसको स्थायित्व दिया, उसमें स्पष्टता भी काफी लाने का काम किया, जिससे इसका फायदा जो नीति जिनको फायदा देने के लिए बनाई है उस तक पहुंचने में कोई कंफ्यूजन न हो, किसी प्रकार से कोई तकलीफ न हो। प्रशासनिक सुधारों में ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर को भी
बहुत प्राथमिकता दी गई। तीसरा मुद्दा था मूलभूत समस्याओं का समाधान। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं, स्वास्थ्य को ही लेना चाहता हूं। यहां निर्णय टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होते। स्वास्थ्य को अगर पूरे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य को एड्रेस करना है तो अस्पतालों से अकेले से नहीं होगा। इसको शुद्ध पीने का पानी जब तक आप नहीं पहुंचाते उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हो। उसके घर में शौचालय नहीं देते हो, इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते हो। सस्ती दवाई नहीं देते हो, इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते हो। इसको स्वास्थ्य के सामने ये सब होने के बावजूद भी अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हो तो आप इसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं करते हो। और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाते नहीं हो तो भी उसके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकते। मित्रों, सबसे पहले शौचालय बनाने का अभियान लिया गया, उसके बाद अब शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान लिया गया है। बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के शुद्ध ईंधन, गैस का सिलेंडर इसके घर में पहुंचाया गया है। इसके बाद सस्ती दवाइयां, जेनरिक दवाइयां पहुंचाने का एक जाला बुन लिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लाया गया। देखने में तो ये सब कार्यक्रम अपने अपने आप में अलग है, मंत्रालय भी अलग है, मगर उसके बीच में एक सूत्र है कि जनता के स्वास्थ्य को पूर्णतः सुरक्षित करना। मूलभूत समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, ये इसका उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। भ्रष्टाचार को उन्मूलन के लिए आधार, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जनधन अकाउंट, मगर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं स्वास्थ्य पर ही बात करना चाहूंगा कि मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां ऐसी बनी, कार्यक्रम ऐसे बने जिससे पूरी की पूरी समस्या जड़ समेत उखड़ जाए। इसके बाद में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर इसको सुगम बनाया। विश्व में भर में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। एक भी देश ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड में उसके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आ जाए और वैक्सीन लेने के साथ 30 सेकंड के अंदर ही वो देश के वैक्सीन लेने वाले नागरिकों के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाए। मैं पूरे स्टडी के साथ कहता हूं, भारत ने ये जो काम कोविन ऐप के माध्यम से करा है, विश्व का कोई देश नहीं कर पाया है। 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी के सहायता से और देखते देखते हो गया। पूरा विश्व देख रहा है कैसे वैक्सीनेशन करें। और समस्याओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अलग दृष्टि से एड्रेस करना का एक तरीका अपना है। जैसे दूसरी लहर आई, स्वास्थ्य की ही बात कर रहा हूं मैं, दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 12 टाइम 15 टाइम हो गई, कोई देश नहीं पहुंच सकता। वो ठीक है, उस वक्त हमने जो प्रयास करने थे गए, दुनिया भर से क्रायोजेनिक ट्रेलर लाए और उसको पहुंचाया, रेलें चलाई, हवाई जहाज से पहुंचाया, निपट गया। अब फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आती है तो क्या है। अब हमने तय कर लिया कि 100 से ज्यादा जिनके पास बेड है वो हर एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा देना और वो अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर कर देना। कभी भी कोई भी महामारी आएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो इस देश के अंदर कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो सकती। इसको कहते हैं आपत्ति को अवसर में बदलना। इसको कहते हैं समस्या का, मूलभूत समस्या का निवारण की दिशा में काम करना। ये सारी चीजें अपने आप में टुकड़े टुकड़े में हो सकती है, मगर नीति निर्धारक वही है जो एक पद्धति के साथ एक के बाद एक जोड़कर, एक लड़ी जोड़कर समग्र समस्या का समाधान करे, और वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चौथी चीज है जवाबदेही और संवेदनशील तंत्र। कोविड आया, कोविड से ढेर सारे लोगों का, रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के जीवन पर बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई। एक ठेला चलाने वाला, एक लॉरी से मटेरियल ढोने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक किराए की टैक्सी चलाने वाला, वो तो शाम को उसी से खाता है जो दिन में कमा लेता है। लॉकडाउन हो गया, वो क्या खाएगा। दुनिया की कोई सरकार ऐसे समाधान नहीं ढूंढ पाई, बहुत छोटी छोटी आबादी वाले देश भी नहीं ढूंढ पाए।
हमारी 130 करोड़ की आबादी, और 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे, सरकार ने तुरंत ही निर्णय लिया 80 करोड़ लोगों को जब तक कोविड समाप्त नहीं होता है 25 किलो अनाज प्रति माह सरकार की ओर से देंगे, और उसकी समस्या का समाधान कर दिया। कुछ समय तक दालें भी दी, कुछ राज्यों ने तेल भी दिया है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव और संवेदनशील सरकार। इसके साथ ही 130 करोड़ का टीकाकरण, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देकर आज हम कह सकते हैं कि लगभग कोविड के खतरे से, कोविड कभी भी आ सकता है, वायरस रूप बदल कर भी आ सकता है, परंतु आएगा भी तो हमने एक सुरक्षा का लेयर कम से कम हमारे नागरिकों के लिए सुनिश्चित कर लिया है, जिससे इसकी जान को खतरा होने की संभावनाएं कम है। संवेदनशील सरकार जो होती है वो इसी प्रकार से काम करती है। वन रैंक वन पेंशन का उदाहरण है। 40 सालों से कोई निर्णय नहीं करता था। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर तक जो देश की सीमाओं को सुरक्षा करते हैं, कोई न कोई कारण से ये अटका ही जा रहा था। वन रैंक वन पेंशन का भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय किया और समस्या का स्थायी समाधान किया। हर चुनाव के अंदर किसानों के ऋण माफ करने की बात होती थी। किसान का ऋण माफ करने की समस्या बहुत बड़ी थी। हर चुनाव में इसकी डिमांड उठती थी और लोकतंत्र में घोषणाएं भी की जाती थी, कई जगह किया भी जाता था, और फिर आते थे कि इसके बैंक पर बोझ आता है, ये होता है, वो होता है। जो गरीब से गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, उसके एक साल में 6 से 8 हजार रुपया ऋण लेने की जरूरत पड़ती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऋण माफ करने की जगह निर्णय कर लिया कि उसको 6,000 रुपया प्रति साल ही दे दिया जाएगा, जिससे उसको ऋण लेने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 एकड़ की किसानी करने वाले सारे किसानों को अब ऋण लेने की जरूरत न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इनोवेशन के बारे में खैर मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग बहुत जानते हो। ढेर सारे नवाचार नरेंद्र मोदी सरकार ने अमल में लाए हैं जो सुशासन के रिलेटेड हैं। ढेर सारी नीतियों का इस प्रकार से नीतियों को बनाया गया है जो नवाचार को समावेश करती है। नवाचार को अपनी नीतियों में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, और स्थायित्व देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार। नीतियों का आज स्थायित्व है। जिस क्षेत्र में नीतियों की जरूरत थी उस क्षेत्र में नीतियों को बनाया। जिस क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी वहां रिफॉर्म किए। जैसे ड्रोन की कोई पॉलिसी ही नहीं थी। पहली बार आजादी के बाद ड्रोन पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई। स्पेस में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी। अकेला इसरो करता था, कितना करेगा। स्पेस में हमें अगर दुनिया में अपना स्थान लेना है तो प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसके लिए भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी का निर्माण किया। ऐसे ढेर सारी चीजों को, पॉलिसियों को बनाने का काम किया, और सबसे बड़ा काम स्थायित्व देने का किया है। मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं, आगे चलने वाली सरकारों का भी मेरा अभ्यास है, अभ्यास का मुझे शौक है, एनालिसिस करने का भी मेरा विषय है। मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि आगे जो सरकारें आई हैं, 22 सरकारें बनी हैं, 21 सरकारें बनी हैं, वो 21 सरकारों ने कभी न कभी अपनी वोट बैंक को नजर में रखते हुए फैसले दिए। नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना। लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेना, लोकप्रियता कुछ समय के लिए हासिल कर देना, और देश को समस्याओं से घिरे हुए रखना। कटुता आती है, विरोध आता है, विरोध को झेल कर राजनीतिक नुकसान आता है, राजनीतिक नुकसान को उठाकर लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेना, ये कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके मन में सुशासन के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो,
दृढ़ विश्वास हो और सुशासन के परिणामों के बारे में जिसके मन में सुनिश्चितता हो। और मोदी जी ने ये कर बताया है और इसके कारण कई बार विरोध भी झेलना पड़ता है, कटुता भी झेलनी पड़ती है, परंतु वो मार्ग पर वो चलते रहे और इसके कारण विश्वास भी अर्जित हुआ है। जो अंतिम बात थी, मेरी 7वां मुद्दा था विश्वास। लोगों का सरकार पर भी विश्वास बढ़ा है, सरकार का भी लोगों पर विश्वास बढ़ा है। आते ही उन्होंने कह दिया, जैसे जितेंद्र सिंह जी ने कहा, कि सर्टिफिकेशन के लिए कोई गेजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं है। अब ये देश गुलाम नहीं है, हम सब एक समान हैं। वो युवा अपने सर्टिफिकेट को खुद सर्टिफाइड कर दे, हम क्यों इस पर भरोसा न करें? गलत करेगा, देखा जाएगा, प्रशासन निपटेगा इससे। परंतु इसके कारण देश के करोड़ों युवाओं को ठप्पा लगाने की किल्लत से मोदी जी ने मुक्ति दे दी, उस पर विश्वास रखने का। मैं तो 27 साल से चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, घर पे बेचारे युवा हर रोज अटैच करने के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। आज घर पर कोई नहीं आता है। एक एमपी और एमएलए के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु वो युवा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। किसी के घर पर जाना नहीं है, इसके खुद के सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड कराने के लिए। इसको कहते हैं सरकार का लोगों पर विश्वास। बहुत सारे विवाद आए कि इंटरव्यू को नाबूद कर दोगे तो क्या होगा। मैं मानता हूं क्लास 3 और क्लास 4 में इंटरव्यू को नाबूद कर नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी लगाम कसने का काम किया। ढेर सारे सुझाव आते थे कि एक समान परीक्षाएं नहीं होती है, कुछ लोग चोरी कर मार्क पा जाए, ठीक है, जो होता है वो होता है। मगर आज क्लास 3 एंड क्लास 4 के अंदर बहुत बड़ी सुविधा करने का काम किया है। मित्रों, विश्वास अर्जित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जनता का भी उनके प्रति विश्वास हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं फिर से एक बार कोविड की महामारी के समय का। सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। शायद ही किसी ने नाम सुना होगा, जनता कर्फ्यू कैसा हो सकता है, जिसमें पुलिस के एक भी नोटिफिकेशन के बगैर 130 करोड़ के देश में 12 घंटे तक कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मित्रों, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है हमें डिसिप्लिन रखनी है और आज हम अपनी शिस्त का दुनिया के सामने प्रदर्शन करेंगे। मैं मानता हूं इससे बड़ा जनता का किसी प्रधानमंत्री पर विश्वास का कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक भी नोटिफिकेशन के बगैर 130 करोड़ लोग 12 घंटे तक अपने अपने स्थान पर अपने आप को बंद किए। तो मोदी जी ने भी जनता पर विश्वास किया है और जनता ने भी मोदी जी पर विश्वास किया है और इसीलिए उनको बार बार चुनकर 20 साल से जनता अपना भाग्य इनके हाथ में सौंप रही है। मित्रों, टेक्नोलॉजी का उपयोग, नीतियों का निर्धारण और प्रशासन के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसके माध्यम से ही सुशासन आ सकता है। मोदी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में बहुत सारा काम किया है। राज्यों और भारत सरकार में ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ई सर्विस डिलीवरी मूल्यांकन सिस्टम, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत की आज, जिसको प्रकाशित करेंगे। दैनंदिन प्रशासन में ई ऑफिस, ई समीक्षा, आधार के साथ बायोमेट्रिक प्रणाली, डीबीटी, पेंशन की मंजूरी और भुगतान निगरानी के लिए भी ई प्रणाली लाई गई। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लाई गई, जैम पोर्टल बनाया गया, केंद्रीय प्रोक्योरमेंट पोर्टल भी बनाया गया। जन कल्याण के विषयों में भी ई गवर्नेंस लागू किया गया। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, आपका